हाय, मैं हूं पंकज पंगा। हर वेंसडे की तरह हम इसी तरह मिलते हैं और कुछ न्यूज़ जो भी लेटेस्ट चल रही हैं लास्ट वीक की थी या आने वाले टाइम में कोई प्रेडिक्शंस आई हैं, कोई ओपिनियन है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहली न्यूज़ एयर कनाडा की। एयर कनाडा ने एक्चुअली एक डील की थी एयर ट्रांजिट के साथ लास्ट ईयर कि उनको बाय करेंगे, और वो जो डील थी वो लगभग $18 पर शेयर के हिसाब से उन्होंने एयर ट्रांजिट को देना था, सो टेक ओवर करने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि मार्च के बाद, जैसे हमें सबको पता है, जो पैंडेमिक आया जिसमें एयरलाइंस आर सफरिंग अ लॉट। टूरिज्म इंडस्ट्री में, एयरलाइंस में, ट्रैवल में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। सो उस वजह से उनको इस डील को टेक ओवर करने में प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने एक नया प्रपोजल दिया है एयर ट्रांसिट को कि हम $18 पे नहीं कर सकते हैं, अब हम $5 पे कर सकते हैं। सो बेसिकली ड्रास्टिकली लो प्राइस दे आर ऑफरिंग टू एयर ट्रांजिट टेक ओवर करने के लिए। लेकिन वो टेक ओवर की डील को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यस, वी आर रेडी टू टेक ओवर, बट अब जिस तरह के हालात हैं और आगे आने वाले टाइम में वी डोंट नो कि कैसा जाता है, सो उसकी वजह से वो $5 पे करना चाह रहे हैं। दूसरी जो एक न्यूज़ है, मिस्टर पोलोस जो हमारे पुराने बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि दे आर नॉट रियली वरीड अबाउट कनाडाज हाउसिंग मार्केट राइट नाउ। क्योंकि सबको पता है हाउसिंग मार्केट इस वक्त काफ़ी बूम कर रही है। लाइक हम ये कह सकते हैं कि एक फायर बॉल की तरह ऊपर जा रही है, और हर इतने बड़े पैंडेमिक के बाद भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रियल एस्टेट जो है रुक गई है। रुक क्या गई है, नीचे आ गई है, प्राइजेस लो हो गए हैं क्योंकि कोई खरीद नहीं रहा पैंडेमिक की वजह से। लेकिन कनाडा एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्राइसेस ऊपर जाए जा रहे हैं। बेसिकली जीटीए या वैंकूवर एरिया को देखें, मॉन्ट्रियल को देखें, सो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे प्राइसेस ऊपर गए हैं, नीचे नहीं आए हैं। कुछ एक सेक्टर हैं जिसमें नीचे आए हैं, लेकिन बाकी जो एरियाज़ हैं, जो मेजर एरियाज़ हैं, उसमें चाहे आप डिटैच ले लें, चाहे लग्जरी होम ले लें, कॉन्डोज यस ग्रो किए हैं बट उतने नहीं किए हैं। कॉन्डोज की सेल की लिस्टिंग ज़्यादा आ गई है, बट उनका ये कहना है कि अभी मुझे इसकी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, जो कि एक पैंडेमिक के वक्त जिस तरह से बाइंग चल रही है, किस तरह से लोगों के हाथ में पैसा है, मनी है, तो वो सिचुएशन खड़ी होती नज़र नहीं आ रही है कि ये कोई बहुत ज़्यादा क्रैश हो सकती है या कोई गिर सकती है। बट मिस्टर पॉलस का थिंकिंग है, जो भी उन्होंने देखा है। लेकिन अगर वैसे मैं अपने ओपिनियन में बात करूं, तो अगर इसी तरह से बढ़ती चली गई और 6 महीने, तो ये फिर डरने वाली सिचुएशन है। क्योंकि मुझे ध्यान है ये 2016 जब ये सारे प्राइजेस बढ़ रहे थे, तो मेरे यही वर्ड्स थे, मुंह से निकलते थे कि यस, डरने वाली बात है। और जो कुछ 2017 में हुआ, हमने सबने देखा, प्राइजेस जब गिरे थे, थोड़े से ठंडे हुए थे, इसमें हुआ था सारा सिचुएशन। लेकिन अब दोबारा से वही सिचुएशन खड़ी होती हुई नज़र आ रही है। जहाँ पहले लाइनें लगती थी, अब वहीं पे अब जैसे मल्टीपल ऑफर्स आ रही हैं, ये सारी सिचुएशन भी चल शुरू हो गई हैं। प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं, जितने का प्राइस का लगा है उससे ऊपर का बिक रहा है, विच इज़ अनरीजनेबल राइट नाउ मेरे हिसाब से। इतना तेज़ी से नहीं जाना चाहिए। यस, जानी चाहिए मार्केट ऊपर। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि लगभग 3-4% के रेंज में ये साल में ऊपर जाएगी, बट इतना ज़्यादा जंप आना क्योंकि अफोर्डेबिलिटी से बाहर निकलता जा रहा है। सो देखते हैं आगे जाके होता क्या है। बट मेरे हिसाब से अब ये मार्केट यहाँ रुक जाए तो सस्टेन कर जाएगी। हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमें किसी तरह के, हम अगर ये सोचे कि बबल में अभी तक नहीं है, बट अगर प्राइजेस इसी तरह बढ़ते गए तो यस, इट कैन बिकम ए बबल। सो वो सिचुएशन है। लेट्स सी होता क्या है। तीसरी चीज़ जो मैं आज बात करना चाह रहा था, वो है के रिकवरी। बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं हमने, वी रिकवरी, डब्ल्यू रिकवरी, अब के रिकवरी वर्ड आता जा रहा है, विच इज़ इट्स नॉट ए न्यू वर्ड, इट्स अ ओल्ड वर्ड। बट फिर भी ये जो के रिकवरी है, अब वो सिचुएशन में आ गए हैं हम। अगर आप पूरी दुनिया को देखें या कनाडा की ही बात करें, तो वी आर नॉट इन वी रिकवरी, वी शेप रिकवरी, वी आर नॉट इन डब्ल्यू शेप रिकवरी, वी आर इन के शेप रिकवरी। मैं पहले जैसे बात करता था, हो सकता है हम वी में जाएं, हम वी में नहीं जा रहे हैं, हम के में जा रहे हैं। सो के
के रिकवरी क्या होती है? के रिकवरी, अगर आप के को पूरी, अगर उसको देखें आप, तो के में एक तो लाइन सीधी है जो नीचे आई है, हमारी इकोनॉमी रिसेशन में गई है जब नीचे आई है। जो ऊपर गई है, सो एक लाइन ऊपर गई है, एक लाइन अभी नीचे रह गई है। सो के रिकवरी का मतलब यह है कि कुछ सेक्टर ऊपर चले गए, वी शेप में चले गए, कुछ सेक्टर अभी लैग कर रहे हैं, वो अभी तक उठना नहीं शुरू किए हैं, या उठे भी हैं तो थोड़े थोड़े उठे हैं, या कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो आधे उठे हैं, अभी पूरी तरह ऊपर की तरफ नहीं गए हैं। सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड के रिकवरी, क्योंकि इसमें जैसे अभी हमने बात की एयरलाइंस की, टूरिज्म इंडस्ट्री की, या खाने पीने के जो बाहर की चीज़ें हैं, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, स्मॉल बिजनेस में कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो हम नहीं खरीद रहे हैं, क्लोथिंग है जिनकी ज़रूरत नहीं है वो नहीं चल रही है, एनर्जी सेक्टर है। सो वो सेक्टर जो अभी लैग कर रहे हैं वो अभी नीचे हैं, और जो सेक्टर ग्रो कर रहे हैं वी नो दैट टेक्नोलॉजी है, एंटरटेनमेंट जो आप घर से बैठ के कर सकते हो, नेटफ्लिक्स है, गूगल है, एप्पल है, ये सारी चीज़ें जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं वो हैं, हमारी ग्रोसरीज जो ऑनलाइन ऑर्डर हो रहे हैं वो सारी चीज़ें हैं, अमेज़ोन जैसी कंपनी, जब हम बाहर जाके कुछ नहीं खरीद रहे हैं, अगर हमें ज़रूरत है तो हम उन ऐसी जगहों से ऑर्डर करके ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। सो वो इंडस्ट्रीज़ हो गई। साथ साथ रेनोवेशन, होम डिपो वगैरह, लॉज वगैरह, या जो भी होम हार्डवेयर हैं, इनके चीज़ें बढ़ गई हैं, बिकॉज घर बैठ के लोगों ने बहुत काम करवाया या काम किया, अपने आप किया, जो भी पेंट किए घर को, जो भी समर में आप लोगों ने किया, ग्रास का काम, आप खेती बाड़ी भी करते रहे। सो ये सारी चीज़ें थी। सो कुछ सेक्टर थे बहुत अच्छे उठे, even the ice cream also, like grocery में ice cream also was like top the, like sales are topping. So ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसको के रिकवरी में ले रहे हैं कि हाँ, कुछ एक सेक्टर ऊपर चले गए हैं, कुछ एक सेक्टर अभी उठने शुरू हैं, कुछ एक सेक्टर अभी बिल्कुल नीचे पड़े हैं, जब तक पूरी तरह से इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस नहीं आता, विच इज़ ए वैक्सीन। सो अगर वैक्सीन नहीं आती है और वैक्सीनेशन नहीं शुरू होती है, तब तक वो कॉन्फिडेंस लेवल वापस नहीं आएगा, तो वो सेक्टर लैग करते रहेंगे। सो लेट्स सी होता क्या है, बट वी आर इन के शेप रिकवरी। जो अगला टॉपिक मैं लेना चाह रहा हूँ वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि उस पे बहुत बात हो रही है, हर जगह पे बात हो रही है, कि इतना सारा हमारी कंट्री पे डेट चढ़ गया है, उस डेट को हम उतारेंगे कैसे? यस, आई नो डेट चढ़ गया है, लगभग $350 बिलियन की बात हो रही है। हमारी कंट्री पे इतना ज़्यादा डेट एक साल में हो गया है, और मैं इसमें कहीं पॉलिटिकल नहीं जाना चाह रहा हूँ किसी तरह का, क्योंकि अगर आप लिबरल वाले हो तो आप कहते हो ठीक है, अगर आप कंजर्वेटिव वाले हो तो ये कहते हैं कि नहीं है, एनडीपी वाले हो तो अलग इश्यूज़ हैं, ग्रीन पार्टी के अलग इशू हैं। लेकिन मैं अगर इकोनॉमिक वे से देखूँ इस चीज़ को, अगर ये मनी नीचे फ्लो नहीं करती तो आज जो हम बैठ के बातें कर रहे हैं, ये हम वो बातें नहीं कर रहे होते। हम ये बात कर ही नहीं रहे होते कि हाउसिंग मार्केट ऊपर जा रही है, हम ये बात कर ही नहीं रहे होते कि स्टॉक मार्केट ऊपर गई है, जिन्होंने मनी इन्वेस्ट की थी उन्होंने उसमें पैसा कमाया है, घरों में कैसा कमाया है, या और प्रॉपर्टीज़ बना ली हैं, या जो भी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, जो ग्रोसरी स्टोर चल रहे हैं, हम अमेज़ोन से ऑर्डर कर रहे हैं, हम घर बैठ के सारी चीज़ें ठीक करवा रहे हैं, या होम डिपो चल रहा है, नौकरियां वहाँ चल रही हैं, ये कुछ नहीं चल रहा होता। हमारी इकोनॉमी डीप प्रॉब्लम में होती अगर ये मनी ऊपर से फ्लो नहीं करती, क्योंकि वेज सब्सिडी जो आई उसकी वजह से लोगों की नौकरियां बची, जो सर्व दिया गया उसकी वजह से जिनकी नौकरियां चली गई थी उनके घर के खर्चे चलते रहे, जो कॉरपोरेशन को सपोर्ट मिली, स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट मिली, उससे वो सरवाइव करते रहे, उनका काम चलता रहा, अदरवाइज ये सब कुछ रुक जाता। सो अगर हम ये सोचें कि 350 बिलियन हमारे पे चढ़ने वाला है, मेरे ख्याल में 350 को हम ना लें तो ठीक है, क्योंकि जितना भी मनी दिया गया है वो सारा टैक्सेबल है,
बेसिकली अगर सब में दिया गया है तो जिनको भी वो 2000 मिला है वो तो टैक्सेबल है। सो मिनिमम ब्रैकेट इज 21%। सो बेसिकली हम 70-80 बिलियन डॉलर तो वैसे वापस आ जाएगा। जो कैश दिया गया था 40,000 जैसे कॉरपोरेशन को दिया था, उसमें से 30 फिर वो वापस आना है। और हो सकता है कि उनको 40 ही वापस देना पड़े, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पता नहीं था कि वो एलिजिबल हैं कि नहीं है, या उन्होंने एलिजिबिलिटी के हिसाब से काम नहीं किया है, क्योंकि उसके रूल्स बहुत अलग हैं। और मैं कई सिचुएशंस देख रहा हूँ कि लोगों ने पेमेंट लिया है, उसको निकाला और उससे प्रॉपर्टी खरीद ली, या लोन वापस कर दिए, या अपनी सैलरी निकाल ली, विच दे कैनॉट डू इट लीगली। अगर आप उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ें तो उसमें आप ले ही नहीं सकते, तो वो सारी पेमेंट उनको वापस देनी पड़ेगी। सो ये सारी चीज़ें हैं, हो सकता है पेनल्टीज भी देनी पड़े, आई डोंट नो, बट जब उनका कभी ऑडिट आ गया तो उनको ये सारा कुछ करना पड़ेगा। सो लेकिन अगर हम ये सोचें कि ये पैसा नहीं देना चाहिए था, ये फ्लो नहीं करना चाहिए था, तो हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में। और अगर इकोनॉमी हमारी प्रॉब्लम में होती, अगर वो मनी फ्लो नहीं करती, तो हम आज के शेप रिकवरी की बात नहीं कर रहे होते, हम वहीं बैठे होते नीचे। बैंक्रप्सी शुरू हो चुकी होती और जॉब जाती, तो उस वक्त भी तो गवर्नमेंट को संभालना पड़ता, या वो नहीं तो उनको मकान बेचने पड़ते अपने, या जो भी करना पड़ता, लोगों के पास खाने को नहीं होता। सो वो सिचुएशन हो जाती। अब वो सिचुएशन से हम बाहर निकल रहे हैं ये सारी हेल्प की वजह से। यस आई नो 300 बिलियन 350 बिलियन, चलो हम उसमें से 100 बिलियन वापस आ जाता है, 200 बिलियन का हमारे पे डेट रह जाएगा। 2019 जब स्टार्ट हुआ था, मैं अब लगभग पैंडेमिक से एक साल पीछे जा रहा हूँ, मार्च 2019, हमारे ऊपर लगभग 770 बिलियन डॉलर का डेट ऑलरेडी था। ऐसा नहीं है कि हम डेट फ्री थे, 770 बिलियन डॉलर को हम पहले से सर्व कर रहे थे। और ये सारा बढ़ता हुआ 770 बिलियन, क्योंकि हम 2008 एक बहुत बड़े रिसेशन से निकले थे, उस वक्त भी बहुत खर्चा हुआ था, बहुत हमारा डेफिसिट चलता चला गया। सो डेफिसिट बढ़ते 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 जब डेट पे आता चला गया, तो हम 770 तक तो पहुंच ही चुके थे। अब हम ट्रिलियन क्रॉस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। और ये एक ऐसा पैंडेमिक है जो मेरे ख्याल 100 साल से ज़्यादा के जो होंगे, उन्होंने ही वो जो फ्लू था, स्पेनिश फ्लू, उन्होंने देखा था। उसके बाद तो किसी ने इस तरह का बहुत मेजर चीज़ जो पूरी दुनिया को हिला के रख दे, पूरी दुनिया को इस तरह के रिसेशन में डाल दे, स्टैंड स्टिल कर दे। यस 2008 वाज ए ग्रेट डिप्रेशन, आई कैन अंडरस्टैंड, 2008 में भी रिसेशन आया था, लेकिन ये उस टाइप का नहीं है। तो वो तो रिसेशन था, इसने तो इकोनॉमी रोक दी थी। सो हमारे लिए अलग ही सिचुएशन थी, ये तो इकोनॉमी मरने वाली बात थी। सो अगर आज हॉस्पिटलाइज कोई होता है, उसकी सांसें रुक रही हैं, तो उसको वेंटिलेटर पे डाला जाता है। बल्कि गवर्नमेंट ने, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, चाहे वो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट थी, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट थी, तीनों गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प आई है। और तीनों गवर्नमेंट ने जोर लगा के उसको, इकोनॉमी को वेंटिलेटर पे डाल के रखा हुआ था, उसको बचाने की कोशिश की जा रही थी। हम या तो वेंटिलेटर को बचा लें या एक आदमी को बचा लें, दोनों दो चॉइसेस होती हैं। सो उन्होंने बेसिकली इकोनॉमी को बचाया है, आदमी को बचाया है। सो अब सिचुएशन ये है कि इस डेट की सर्विस करनी पड़ेगी हमें, वो इंटरेस्ट जो है हमें पे करते रहना पड़ेगा। अगर वो डेट की सर्विस हम लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में कर सकते हैं, जो कि हमें उम्मीद है कि अगले एवरीबडी इज टॉकिंग की 2-3 साल 4 साल अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस नहीं है। सो गवर्नमेंट को भी उसकी हेल्प मिल रही है, गवर्नमेंट भी लो रेट में, बिल्कुल निल रेट पे उसकी डेट सर्विस कर रही है। यस जो बात उठ रही है कि टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे, कहीं कैपिटल गेन ना बढ़ा दिया जाए, घर पे जो प्रिंसिपल हाउस है उस पे कैपिटल गेन ना आ जाए, ये सारी चीज़ें अगर मैं पॉलिटिकली वे से देखूं तो दिस विल बी ए पॉलिटिकल सुसाइड। जो भी पार्टी ये लाना चाहेगी, वो तो गई, इलेक्शन हार गई। और हो सकता है पार्टी सारी खत्म हो जाए उस वक्त की, 4-5-6 साल लगे उनको वापस उठने के लिए, क्योंकि एक ऐसा इशू है कि आप प्रिंसिपल हाउस को टैक्सेबल बनाना इट्स वेरी बिग थिंग। बट हम उन कुछ कंट्रीज में हैं जिस कंट्रीज में ये होता है, जिसमें ये टैक्सेबल नहीं है। बाकी कंट्रीज में प्रिंसिपल रेजिडेंस टैक्सेबल होता है। जैसे यूएस की बात करें, यूएस में प्रिंसिपल रेजिडेंस भी टैक्सेबल है, लेकिन वहां पे आपको जब आप पेमेंट करते हैं मंथली, उसकी टैक्स डिडक्शन दी जाती है। सो हमारी कंट्री में वो नहीं मिलता है। सो इसलिए वो टैक्स फ्री है, क्योंकि हम टैक्सेबल डॉलर से उसको खरीद रहे हैं।
अदरवाइज जब हम दूसरी प्रॉपर्टी खरीदते हैं उस पे तो कैपिटल गेन लगता ही लगता है। सो प्रिंसिपल पे इसलिए नहीं लगता है, उसके पीछे एक लॉजिक है कि आप जब पेमेंट करते हो तो आपके वो टैक्स डिडक्ट नहीं होती है, वो टैक्स भरने के बाद अगर आप जो भी आपकी मंथली प्रिंसिपल की पेमेंट है वो आप टैक्स भरने के बाद उस पैसे से खरीद, उस मनी से खरीद रहे हो उस घर को, जो प्रिंसिपल घर है, इसलिए वो टैक्सेबल नहीं है। सो दोनों तरफ देखा जाता है, लॉजिक होता है। और बाय चांस कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी सुसाइड करना चाहती है, पॉलिटिकल पार्टी की ख़त्म करना चाहती है और वाकई वो लगाना चाहती है, ये चीज़ें करना चाह रही है, तो उस केस में इसको ग्रैंडफादर किया जाता है, जो कि करेगा कोई नहीं। ग्रैंडफादर की मतलब ये होता है कि कोई डेट दे दी जाती है भाई। जैसे 2020 चल रहा है, लेट्स से कि कोई पार्टी डिसाइड करती है 2024 में जाके कि टैक्सेबल किया जाए। सो वो एक डेट देगी भी, ओके, दिसंबर 31 24 के बाद 1 जनवरी 2025 से जो घर खरीदा जाएगा उस पे टैक्सेबल होगा। उससे पुराने खरीदे हुए घर, उनसे पुरानी लैंड ट्रांसफर अगर आपकी हुई हुई है तो वो पुराने रूल में रह जाएंगे, वो टैक्स फ्री रह जाएंगे। सो नॉर्मली इस तरह से किया जाता है। लेकिन एक और चीज होगी इससे, यू आर एक्चुअली क्रशिंग द रियल एस्टेट मार्केट ऑल्सो। आप उसको बुरी तरह गिरा दोगे अगर ऐसी सिचुएशन आ गई। और कनाडा की इकोनॉमी का रियल एस्टेट जो है बहुत बड़ा पार्ट है। सो आई डोंट थिंक सो कि कोई पार्टी इस तरह से करना चाहेगी, कोई इतनी बड़ी गलती करना चाहेगी। लेकिन अगर कोई करती है तो वाकई वो रियल एस्टेट को भी क्रश कर देगी। लेकिन ऐसी चीज़ मुझे नहीं लग रही है। कोई कर दे पार्टी तो अलग बात है, लेकिन सेंसेबल चीज़ ये है कि आपके पास 770 बिलियन का तो पहले से ही था डेट, 300 बिलियन का आपने और चढ़ा लिया, अब उसको सर्विस करते रहिए। और साथ में आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कितना बिजनेस बढ़ा सकते हैं इस कंट्री का। आपको वो विजन लाना पड़ेगा, वो पॉलिटिकल पार्टी का विजन चाहिए हमें। हम कितना बिजनेस बाहर से ला सकते हैं, कौन सी कंपनीज को हम इस कंट्री में ला सकते हैं जो यहाँ के जॉब्स क्रिएट करें। अंदर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम बिजनेस को बढ़ाएं और वो जॉब क्रिएट कर सके। उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर हमारा बिजनेस ज़्यादा फ्लरिश होना शुरू हो जाएगा अंदर, तो उतनी हम जॉब क्रिएट कर देंगे। उसकी जो इनकम है, उसके जो टैक्सेस आएंगे जॉब क्रिएशन के, बिजनेस के, उससे हम इस डेट को घटाना शुरू करें। सो वो एक एक तरह का वो विजन चाहिए हमें, वो एक समझ चाहिए। लेकिन अभी नहीं, ये खत्म होने के बाद, पैंडेमिक खत्म होने के बाद, गवर्नमेंट हैज बिग टास्क ऑन देयर हैंड कि किस तरह से बिजनेस बढ़ाया जाए, किस तरह से जॉब्स और क्रिएट की जाए। जितनी वो जॉब्स क्रिएट करेंगे उतना उनके पास टैक्सेस बढ़ रहा है, जितने वो बिजनेस लाएंगे उतने बिजनेसेस टैक्सेस उनके पास आ रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं हमारे डेट को सर्व करने के लिए, हमारा डेफिसिट घटाने के लिए। सो देखते हैं होता क्या है। लेकिन अब ये देखना है कि पैंडेमिक से कैसे बाहर निकला जाए। पहली पहली हमारी चीज़ ये है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, विजन है, डेट सर्विसिंग है, बिजनेस कैसे लाना है, ये सारी चीज़ें इसके बाद शुरू होती हैं। सो ये था आज का मेरा छोटा सा स्नैपशॉट। अगले वीक फिर से मिलेंगे। मेरी तरफ से सबको नमस्कार जी।